तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में डेली इकोनॉमी न्यूज। और आज है डेट 1 अगस्त 2023। आई होप आप सब दोस्तों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा। मैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इससे अच्छी न्यूज इकोनॉमिक्स की कोई भी पेपर में नहीं आती है दोस्तों। इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया का नंबर 1 इकोनॉमी का न्यूज़पेपर है। तो आज दोस्तों इंपोर्टेंट न्यूज है कई सारी। आज का न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा इकोनॉमिक्स की न्यूज आई है। सबसे पहले तो एक वुमन के लिए महिला सम्मान सर्टिफिकेट स्कीम है। वुमन के लिए एक स्कीम है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों मंथली डेटा हर बार आता है। मैंने आपको पिछली मंथ पढ़ाया था 8 जो कोर इंडस्ट्री होती है ना, 8 कोर इंडस्ट्री, इसका डेटा रिलीज किया गया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा। मैंने लास्ट टाइम जब ये पढ़ाया था तब बताया था कि एक बार हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगली बार नहीं करेंगे। तो आज हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। ये हर मंथ डेटा आता है, हर मंथ ये डेटा आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा। थर्ड दोस्तों एक है विंडफॉल टैक्स करके। बेसिकली विंडफॉल टैक्स पिछले साल लास्ट साल जुलाई 2022 में पहली बार इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था। उसके बाद इसको घटाते इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। तो अभी कुछ डिक्रीज किया है, ऐसी न्यूज है। तो हम इसको एक बार समझ लेंगे। उसके बाद आगे कभी भी कोई न्यूज आए तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लॉन्च किए हैं। हालांकि इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं एक बार, केवल यहाँ न्यूज के रूप में मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपको ध्यान रहे। डिटेल में डिस्कस आज हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज की तरफ, जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, MSSC कहला रही है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम मोबिलाइज RS 8,630 करोड़ रुपए। फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला ताई जी है, उन्होंने कहा है कि जो एक स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसमें अब तक 8,630 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो चुके हैं या आ चुके हैं। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इसको हल्का सा जानेंगे दोस्तों। तो हम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम MSSC देखो दोस्तों, क्या है ना, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आजादी के बाद से प्रयास रहा है कि जो कॉमन मैन है ना, कॉमन सिटीजन, ये सेविंग करे। क्या करे? सेविंग करे। इस सेविंग को बैंक में, पोस्ट ऑफिस वगैरह में डिपॉजिट करे। जिससे क्या हो, जिससे वो सेविंग को किसी बिजनेसमैन को इनको पैसा लगाया जा सके, या फिर देश सरकार भी उससे उधार ले सकती है। तो इस सेविंग के लिए कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम चलती है। छोटी छोटी मात्रा में बचत करने के लिए कई सारी स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट के लिए कई स्कीम चल रही। आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए महीना पोस्ट ऑफिस में जाके जमा कर सकता है। टाइम डिपॉजिट होता है, ये सब आपको पता है। एक किसान विकास पत्र होता है, किसान विकास पत्र या किसान विकास सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो किसानों के लिए बेसिकली निवेश करने के लिए ये सिस्टम लेके आए थे। पोस्ट ऑफिस से जाके इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा और भी बैंकों में भी FD वगैरह होती है। ऐसी कई छोटी छोटी स्कीमें चला रखी थी। इसके बाद एक PF होता है, GPF कहते हैं जिसको हम जनरल प्रोविडेंट फंड, या PPF भी होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने जारी किए गए थे, जिसके माध्यम से आम आदमी अपनी छोटी जो बचत है उसको निवेश कर सकता है। यहाँ पर ठीक ठाक अच्छा इंटरेस्ट मिलता था, अच्छा इंटरेस्ट मिलता है इन पे दोस्तों। कंपेयर टू जो आप जाओगे ना बाजार में या बैंक में सिंपल FD कराओगे, उससे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में, चाहे ये किसान विकास पत्र हो, चाहे ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो। लेकिन दोस्तों महिलाओं के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं थी, वुमन के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं थी। तो इसी के लिए भारत सरकार ने, जो आपको पता है बजट आया था 2023-24, हर साल बजट आता है, फरवरी 2023 में आता है बेसिकली अगले साल के लिए। तो ये बजट में अनाउंस किया गया कि हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे, हम महिलाओं के लिए एक महिला सम्मान जो सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम लेके आएंगे। इस स्कीम का क्या फीचर था? इस स्कीम में दोस्तों ये था कि कोई भी महिला अकाउंट खुला सकते हैं। इसका नाम से स्पष्ट है कि केवल महिला, कोई आदमी नहीं, वुमन या कोई गर्ल हो, कोई बच्ची हो, इसके नाम पे अकाउंट खुला सकते हैं दोस्तों, और आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस स्कीम में 1,000 से लेकर 2 लाख तक आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, और 2 साल बाद आपको ये पैसा रिटर्न मिलेगा। 2 साल के बाद आपको ये पैसा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये सर, ये तो सामान्य बात है, FD भी होती है 2 साल की, तो FD करा दो, यहाँ क्यों करो? तो दोस्तों इसमें जो इंटरेस्ट है वो कंपेयर टू FD ज्यादा मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि 7.5% इसमें इंटरेस्ट मिलेगा,
और वो भी क्या होगा, क्वार्टरली डिपॉजिट होगा, क्वार्टरली डिपॉजिट होगा, हर 3 महीने में इंटरेस्ट डिपॉजिट होगा। तो इससे है ना ये इफेक्टिव 7.7% तक इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। क्वार्टरली, एक तो क्वार्टरली इंटरेस्ट जमा हो, एक ईयरली जमा हो। तो क्वार्टरली जमा होता है ना, वहां पर क्या होता है, वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट होता है ओवरऑल। तो दोस्तों मोटा मोटी यही स्कीम थी, इसके बारे में ज्यादा याद नहीं करना। सिंपल सी बात है कि एक महिलाओं को अलग से निवेश कराने के लिए एक स्कीम भारत सरकार ने बजट 2023-24 में लॉन्च की गई, जिसके तहत महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नाम से लॉन्च की गई। इसके तहत महिलाओं का या बच्चों का खाते खोले जाएंगे और वो अपने इस अकाउंट में 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक, ये अमाउंट याद रखना, अधिकतम लिमिट है दोस्तों 2 लाख। 2 लाख से अधिक ज्यादा जमा नहीं कर सकते यहाँ। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल सेविंग स्कीम है, छोटी बचत के लिए। ऐसा नहीं फिर 2 करोड़ रुपया जाके जमा कर दो, ऐसा नहीं। 1,000 से लेकर 2 लाख तक यहाँ जमा कर सकते हैं 2 साल के लिए। बदले में उनको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ये अच्छा इंटरेस्ट माना जाता है 7.5%। तो ये बस इतनी सी बात इस स्कीम में याद रखनी है हमको दोस्तों। आप ये देख सकते हो, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम MSSC, भारत सरकार ने जो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। ये स्मॉल सेविंग स्कीम है, यहाँ बड़ी अमाउंट में पैसा जमा नहीं होता। स्मॉल सेविंग कब, कितना तक, 1,000 से लेकर 2 लाख तक यहाँ जमा कर सकते हो। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। कितना ब्याज मिलेगा? 7.5%। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों जो महिलाओं का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। अब कई पुरुष जो पहले अपने नाम पे खाते खुलाया करते थे, एफडी कराया करते थे, वो अब महिलाओं के नाम पे अकाउंट खुलाया करेंगे, तो उनका एम्पावरमेंट होगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो 1,000 से लेकर 2 लाख तक डिपोजिट कर सकते हैं 2 ईयर के लिए, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 7.5% मिलेगा। आपको कुछ याद रहे, एक तो 2 लाख याद रखना है कि महिला जो सेविंग सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, इसमें अधिकतम कितना रुपए तक जमा कर सकते हैं? तो 2 लाख तक कर सकते हैं। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 7.5% मिलता है। ठीक है बात यहां तक। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। इंडिया कोर सेक्टर ग्रोथ आउटपुट एट 5 मंथ हाई ऑफ 8.2% इन जून। सिंपल सी न्यूज कह रही है कि जून जो 2023 है, इसमें क्या हुआ है, जो हमारा 8 कोर इंडस्ट्री है ना, 8 कोर इंडस्ट्री, इसके लिए इंडेक्स जारी करते हैं, उसमें 8.2% की ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों मैंने इकोनॉमिक्स में कई बार बता रखा है कि हमेशा जो कंपेयर होता है वो लास्ट में होता है, लास्ट ईयर से होता है। समझ लो जून 2022 में जो कोर सेक्टर का आउटपुट टोटल मिला के 100 था, अब वो जून 2023 में कितना हो गया? जून 2023 में बढ़ के कितना हो गया? वो बढ़ के हो गया 108.2। इसे ही कहते हैं हम क्या? 8.2% की ग्रोथ। अब ये ग्रोथ रेट जितनी ज्यादा अच्छी होती है उतना अच्छा था। इसका क्या मतलब है 8.2% का? इसका मतलब है पिछले साल से इस साल जो प्रोडक्शन है वो 8.2% बढ़ गया। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा बढ़िया काम होगा। तो ये अच्छा माना जाता है दुनिया में। मैंने पर ये बात बताई थी कि हम इसको एक बार समझेंगे और फिर इसका ईयरली ट्रेंड कहां देखते हैं हम। जो ईयरली ट्रेंड होता है ना साल भर का, वो दोस्तों हम एक बार में इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे। बार बार में हर महीने इसको पढ़ के परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी मोटा मोटी इसको हम देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं कि जो भारत की इकोनॉमी होती है ना, उसके 3 सेक्टर होते हैं। मतलब जो पूरी इकोनॉमी प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो 3 तरह से हो सकता है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर को दोस्तों कुछ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर जो नेचर है ना, जो प्रकृति है, धरती माता, उससे पैदावार होती है, उसको शामिल किया जाता है। इंडस्ट्री में दोस्तों जो प्राइमरी में प्रोडक्शन हो रहा है ना, उससे यहाँ मशीन में कुछ बनता है। प्राइमरी में कॉटन पैदा हुआ तो यहाँ इंडस्ट्री में क्या होगा? कॉटन से कपड़ा बनेगा, टेक्सटाइल। थर्ड होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कुछ नहीं करता, ये प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद करता है। इसको टर्शरी भी कह देते हैं कुछ लोग, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, भंडारण, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह की चीजें इसमें शामिल की जाती है। तो अब ये इंडस्ट्री सेक्टर को नापने के लिए क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, क्या प्रोग्रेस कर रहा है, एक इंडेक्स जारी करते हैं हर साल, हर महीने, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, सारे को इसमें शामिल किया जाता है। जितने भी इंडस्ट्रियल में गुड़ पैदा होती है, सबको इसमें शामिल किया जाता है। समझ लो पिछले साल पूरे इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए का पैदावार होता, प्रोडक्शन हुआ था, अब इस साल बढ़ के 1,10,000 का हो गया। तो हम कहेंगे कि 10% की ग्रोथ रेट रही है। ये आईआईपी हो गया। लेकिन आईआईपी में दोस्तों पूरे जितने भी इंडस्ट्री है ना, सारे इंडस्ट्री सेक्टर को शामिल किया जाता है, सारे इंडस्ट्रियल गुड को शामिल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। हम भी जब एग्जाम में पढ़ते हैं तो सिलेबस में कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, कोर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें 8 जो इंडस्ट्री है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इनको कोर इंडस्ट्री कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोर इंडस्ट्री कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है ये 8 कोर इंडस्ट्री। ये आईआईपी का टोटल 40% के भी ऊपर वेटेज होता है। मतलब
अगर 100 रुपए में पूरे देश में प्रोडक्शन हो रहा है तो 40 से ज्यादा तो ये आर्ट इंडस्ट्री में हो रहा है। इसलिए दोस्तों ये इंपोर्टेंट मानी जाती है। अगर सैकड़ों इंडस्ट्री मिला के 100 रुपए का प्रोडक्शन कर रही है तो कोर इंडस्ट्री अकेली, आर्ट कोर इंडस्ट्री 40 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन कर रही है। इसमें कौन कौन सा अभी आप समझ जाओगे इनकी इंपोर्टेंस। स्टील है, अब देखो स्टील दुनिया के कोई भी मशीन बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, हर जगह स्टील काम आती है। चाहे ट्रैक्टर बनाओ, चाहे कार बनाओ, चाहे घर का कोई सामान बनाओ, चाहे इंडस्ट्री फैक्ट्री में कोई चीज बनाओ, टीवी बनाओ, कुछ भी बनाओ, हर जगह स्टील काम आती है। सीमेंट इंडस्ट्रीज में होगी, दुनिया की कोई भी निर्माण काम बिना सीमेंट के नहीं हो सकता। चाहे रोड बनाओ, चाहे वो रेलवे, चाहे पुल, कुछ भी बनाओ दुनिया में, घर बनाओ, तो सीमेंट इंडस्ट्री हो गया। कच्चा तेल हो गया, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता, ये आपको अच्छा पता है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको रिफाइनरी प्रोडक्ट कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को क्यों बोल गया, बिजली बिना कोई दुनिया कौन सी इंडस्ट्री काम कर सकता है, तो ये कोर इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर पूरी एग्रीकल्चर की जान है। अगर फर्टिलाइजर नहीं हो तो एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा, तो हम खाएंगे क्या, तो इंडस्ट्री क्या काम करेगी, क्या सर्विस सेक्टर काम करेगा। तो ऐसे ये टोटल कोयला हो गया, कोयला पूरा एनर्जी के काम आता है, कोयले से एनर्जी पैदा होती है, वो एनर्जी हर इंडस्ट्री में काम आती है। तो इस टॉप 8 जो इंडस्ट्री है ना, इसमें शामिल किए गए दोस्तों। और ये जो हर मंथली डेटा जारी किया जाता है कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, इसका मंथली डेटा जारी किया जाता है। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एक ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर का, किसके अंडर में आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है मैं बता दूं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार का, उसके अंडर में एक ऑफिस होता है इकोनॉमिक एडवाइजर का, वो इसको मंथली डेटा जारी करता है। एनएसओ जारी नहीं करता, एनएसओ जारी नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। मैंने आपको एक शॉर्ट में इसको ब्रीफ कर दिया दोस्तों, अब आप थोड़ा इसको डिटेल में देख सकते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले न्यूज देखें, जो इंडिया का कोर सेक्टर है, कितने 8 कोर सेक्टर है, मैंने नाम बता दिया मोटा मोटी आपको। जो उनका प्रोडक्शन है ना, वो पिछले साल जून 2022 की तुलना में कितना बढ़ गया, 8.2% बढ़ गया। पिछले साल अगर 100 रुपए का माल पैदा हुआ था वहां पे, तो इस बार कितना का हो रहा है, 108.2 का। अभी जितना अच्छा बढ़ता है उतना अच्छा माना जाता है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी 3 होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी सर्विस सेक्टर। अभी सेकेंडरी जो इंडस्ट्री सेक्टर को मेजर करने के लिए एक आईआईपी करके इंडेक्स जारी किया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें सारी इंडस्ट्री को शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री इंपोर्टेंट होती है, 8, जिनको क्या कहते हैं, कोर इंडस्ट्री कहते हैं। तो इन कोर इंडस्ट्री को अलग से मेजर किया जाता है, उसके लिए इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री जारी किया जाता है, आईसीआई इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, जिसमें 8 इंडस्ट्री को शामिल करते हैं। आप नाम देख सकते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस भी एनर्जी का काम करते हैं सब अधिकांश इंडस्ट्री में, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ऐसे ये 8 दोस्तों, इनको याद कर लेना, दुनिया के कई एग्जामों में पूछा गया है ये भारत में कि 8 कोर इंडस्ट्री में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं, तो ऐसा का ऐसा डट लेना। रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। कौन डेटा रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। बेस ईयर कितना है, 2011-12। बेस ईयर का कंसेप्ट मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। इसके आधार पर कंपेयर किया जाता है कितना प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये बेस ईयर 2011-12 ये डेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसको याद रखनी है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड न्यूज पढ़े आप, तो न्यूज आपने पढ़ी होगी, एसबीआई राइजेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता है देश का सबसे बड़ा लेंडर है, सबसे बड़ा बैंक है। उसने क्या किया, 10,000 करोड़ रुपए उधार लिए, बोरो किए, कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए उधार लिए। तो ये पूरा मामला क्या है, हालांकि हम पहले समझ चुके, 15 साल के लिए लिए, लेकिन फिर एक बार हम इसको थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। मैंने बताया था सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, कपड़ा बाजार में कपड़ा मिलता है, ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलता है, फाइनेंस मिलता है। जिसको भी पैसा चाहिए उधार या कैसे भी, वो फाइनेंशियल मार्केट में जा सकता है। मुंबई में सब कुछ मनी मार्केट होता है, यहां पर लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा मिलता है। ये तो हम रोज ही पढ़ रहे हैं आजकल, और इसको कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट में दोस्तों है ना, मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा मिलता है, मोर देन 1 ईयर। अगर आपको 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाओगे, तो आप कैपिटल मार्केट में जाओगे। इसको कंट्रोल करता है सेबी, ठीक है। अभी कैपिटल मार्केट में बताया 2 तरह से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या तो आप उधार ले लो, क्या करो, उधार लो, जिसको कहते हैं डेट मार्केट, या फिर आप उधार नहीं लेके आप पार्टनर बना लो लोगों को, क्या करो, पब्लिक को पार्टनर बना लो, अपना शेयर बेच दो, तो इसको कहते हैं इक्विटी मार्केट, ठीक है। अभी डेट मार्केट बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, बॉन्ड मार्केट कहते हैं, एक तो बॉन्ड, एक डिबेंचर। इंस्ट्रूमेंट का नाम अलग है, बाकी इसमें कोई ज्यादा खास अंतर नहीं, दोनों एक जैसे मानो आप। तो उधार लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं उसको बॉन्ड या डिबेंचर कहते हैं।
अब ये बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, इनके यूज के आधार पर अगर आप बॉन्ड जारी कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उधार ले रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से उधार लिया, तो बॉन्ड में क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है। अब जिस यूज के लिए काम में लेते हैं पैसा, उसको इस बॉन्ड का नाम दे दिया जाता है। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कितना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ के लिए उधार, ठीक है। तो ये एसबीआई कहां गया? ये एसबीआई कैपिटल मार्केट में गया, ठीक है। इसका भी कहां कौन गया? बॉन्ड मार्केट में गया। बॉन्ड मार्केट में लेने चल गया। अब यहां कुछ लगा पैसे देने वाले भी होंगे, इन्वेस्टर जिनको निवेशक कहते हैं, ये भी थे। तो इसने कितना किया? 10,000 करोड़ रुपए उधार ले लिया। अब ये पैसा केवल ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो होते हैं जो दीर्घकालिक के लिए होते हैं और जिनसे क्या होता है? देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ब्रिज, जैसे कि पुल, जैसे कि रेलवे, जैसे कि पोर्ट, जैसे कि स्कूल्स, जैसे कि हेल्थ, ऐसे जो जो जिन पे आगे डेवलपमेंट डिपेंड होता है, एयरपोर्ट, ऐसी चीजों में ये निवेश करेगा। तो अब जो बॉन्ड से पैसा उधार लेते हैं और जिसमें यूज करते हैं पैसे को, उसको नाम दे दिया जाता है। अगर एसबीआई इस पैसे का उपयोग केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही करेगा, बाकी ऐसा नहीं फिर इसको कार लोन के लिए पैसा चाहिए तो यहां चल जाएगा, नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से एसबीआई पैसा उठा रहा है वो केवल जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, रोड, रेलवे, ब्रिज या पोर्ट वगैरह में, ऐसी जगह पे ही उसको निवेश करेगा या इनको उधार देगा। अभी अडानी मान लो कोई नया बंदरगाह बनाना है, नया पोर्ट बनाना है या एयरपोर्ट डेवलप करना है, तो फिर वो एसबीआई के पास पैसा लेने जा सकता है, वो इसमें शामिल हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में। तो दोस्तों इतनी सी बात थी, फाइनेंशियल मार्केट में मैंने पूरी कहानी बता दी। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो एसबीआई ने जारी किए हैं वो कहां लगाएगा? वो ऐसे प्रोजेक्ट को उधार देगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को उधार देगा। अब ये इसमें क्या इंपोर्टेंस है सर, आपने इसको क्यों पढ़ा है? तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम में, कि हाल ही में कौन से बैंक ने 10,000 करोड़ का इंफ्रा प्रोजेक्ट, इंफ्रा बॉन्ड लॉन्च किया? तो दोस्तों उसका नाम हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। या फिर सिंपल पूछ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से क्या मतलब है? तो ऐसे बॉन्ड जिनसे लिया गया पैसा उधार, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में निवेश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों चीजें आपके यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब लास्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं न्यूज को, जो लाइव मिनट या मिनट की न्यूज है। सेंट्रल इंक्रीज विंडफॉल टैक्स। भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक टैक्स लगा दी है, विंडफॉल टैक्स। अब आप लोगों ने कभी इसका नाम नहीं सुना होगा सर, इनकम टैक्स सुना, कॉर्पोरेशन टैक्स सुना, जीएसटी सुना, ये विंडफॉल टैक्स क्या भला है? क्या ये परमानेंट है कि कभी कभी लगता है? तो कभी कभी लगता है। तो ये विंडफॉल टैक्स लगाया डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर। किस पर लगाया? कच्चे तेल पर। और जो आज से इफेक्ट हो जाएगा 1 अगस्त से। ये आज की न्यूज है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। तो ये विंडफॉल टैक्स की पूरी कहानी सुनो, फिर आएगा मजा। तो हम बात बताते हैं। सपोज करो, सीधा सा बात है, आप सबको पता, इतना पता होगा कि इंडिया जो कच्चा तेल होता है ना, क्रूड ऑयल, वो इंपोर्ट करता है, पूरी दुनिया से करता है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। कहां से करता है? मिडिल ईस्ट की कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कई देशों से करता है। साथ में रशिया वगैरह से करता है, रशिया से, इनसे क्या करता है? इंपोर्ट करता है। अरे आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होगी कि सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करता है ना भारत, इंपोर्टेड प्रोडक्ट, तो उसमें नंबर 1 पे कौन होता है? क्रूड ऑयल होता है। लेकिन दोस्तों इसी क्रूड ऑयल को इंडिया क्या करता है? रिफाइंड करता है। बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगा रखी है रिलायंस इंडस्ट्री ने, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने या एचपीसीएल ने, सबकी रिफाइनरी है। इसको रिफाइन करके कुछ तो इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, बाकी एक्सपोर्ट कर देते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ना प्रोडक्ट, उसमें सबसे नंबर 1 क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कच्चा तेल नहीं, कच्चा तेल तो हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन उस कच्चे तेल को हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, फिर उसको रिफाइन करते हैं, उससे फिर तैयार करते हैं पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ऐसी चीजें तैयार करते हैं जो देश में काम आता है। लेकिन उसके बाद सरप्लस बचता है, उसको हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करते हैं जितने भी वस्तु है, उसमें नंबर 1 है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो आप ये सुन के हमेशा सोचते होंगे कि हम तो तेल तो हमेशा मंगाते हैं, नहीं, हम तेल को बेचते भी हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बड़े लेवल पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिफाइनरी बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, ये बात यहां तक। लेकिन जो दोस्तों रशिया यूक्रेन वार, आप सबको पता है, रशिया यूक्रेन वार हुआ, ठीक है। कब शुरू हो गया था? ये फरवरी 2022 में स्टार्ट हो गया था। इसके 2 इंपैक्ट हुए। इसके 2 इंपैक्ट क्या हुए? एक तो दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल की दाम बढ़ गया, क्या हुआ? क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई,
ठीक है। और साथ में लेकिन इसी टाइम पे हमको क्या हुआ, रशिया ने हमको सस्ता तेल देना शुरू किया। रशियन के जो ऑयल एक्सपोर्ट करता था उस पर बैन लगा दिया वेस्टर्न कंट्री ने। तो रशिया ने क्या किया, इंडिया को चीप ऑयल सप्लाई करी, सस्ते दाम पर, डिस्काउंट के प्राइस पर डिस्काउंटेड ऑयल बेचा अपन को। सारी दुनिया को महंगा बेच रहा था, या फिर सारी दुनिया में जो ऑयल था वो महंगा बिक रहा था, लेकिन इंडिया को क्या कर रहा था, रशिया सस्ते दाम पर बेच रहा था, तो हमने सस्ते दाम पर ले लिया। ठीक है। तो आप एक कहानी देखो दोबारा, रशिया से, सॉरी दोबारा बताते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन बात करते हैं, सिचुएशन ए। इसमें क्या था, सपोज करो 60 बिलियन, ये 80 बैरल डॉलर पे आ रहा था कुछ, ठीक है, कच्चा तेल की कीमतें इंडिया में। अब हम इंडिया में इसको बेच रहे थे मोटा मोटी मान लो 90 रुपए पर लीटर, ठीक है, और फॉरेन में भी इसको बेच रहे थे 90 रुपए पर लीटर, ठीक है, यहां तक बात खत्म। अब बी कंडीशन में देखो कि हमको रशिया से अब कितना में आ रहा है, सपोज करो 60 पे आ रहा है, 60 बैरल पर डॉलर, मतलब हमको कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है हमारी कंपनी को, रिफाइनरी को, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा है, तो इंटरनेशनल प्राइस में ये और महंगा बेच रही है, 110 बेच रही है, ठीक है। और इंडिया में भी इन्होंने भाव कम नहीं किया, आपने देखा होगा, चाहे वो सस्ता आ रहा था रशिया से ऑयल, लेकिन इंडिया में भाव कम नहीं होती, यहाँ पे सब कुछ 90 पर लीटर बिक रहा था। तो देखो अब इस कंपनी ने बिना कुछ किया, ना तो 1 रुपया लगाया, लेकिन इंटरनेशनल सर्कमस्टेंस, कुछ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बनी कि अपने आप खूब प्रॉफिट कमा रही है। सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड था, रिलायंस का बिजनेस था, रिलायंस की रिफाइनरी थी, तो अभी सस्ते दाम पर तेल इंपोर्ट कर रहा है और इसकी मशीन रिफाइनरी में इसको प्रोड्यूस कर रहा है, रिफाइंड कर रहा है और महंगे दाम पर बेच रहा है, तो इसका प्रॉफिट पहले से बहुत बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, पहले से बहुत बढ़ेगा। तो दोस्तों ऐसा प्रॉफिट किसी कंपनी को जब वो कोई प्रयास नहीं करती, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति या देश के कानून वगैरह नियम में कुछ ऐसा चेंज होता है जिससे उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, उसको कहते हैं विंडफॉल। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई तुम बिना बात ही, तुमने कुछ नहीं किया, नई कोई मशीन नहीं लगाया, नया कुछ नहीं लगाया, और तुमको इतना लाभ कमा रहे हो, तो हमको भी उस लाभ में से हिस्सा चाहिए, तो गवर्नमेंट थोड़ी मानेगी। तो गवर्नमेंट इस ऐसे विंडफॉल पे टैक्स लगा देती है, जिसको क्या कहते हैं, विंडफॉल टैक्स कहते हैं। आप समझ गए आप इसको, बात को। विंडफॉल टैक्स कई तरह से लगाया जा सकता है, अभी हम देखेंगे, लेकिन एक मोटा आप कंसेप्ट समझ ले हो तो हम आगे बात करते हैं। न्यूज हमने पढ़ ली थी सब, मैंने बताया क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, इंडिया में बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में। सामान्य टैक्स जो लगता था, एक्साइज वगैरह जो लगते हैं, ठीक है। लेकिन रशिया यूक्रेन वार के बाद क्या हुआ, दुनिया में ऑयल प्राइस बहुत बढ़ गई, लेकिन हमको क्या मिला, हमको सस्ता डिस्काउंटेड ऑयल मिला रशियन, तो सस्ता तेल मिला और बेच महंगा रहे हैं, तो जो प्राइवेट कंपनी को या कंपनीज है उनको बहुत फायदा हुआ, रिलायंस को बहुत फायदा हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, ऑयल कंपनी को प्रॉफिट कमाया, इन्होंने प्राइस डाउन नहीं करी, नहीं तो कायदे से तो जब इनको चीप ऑयल मिल रहा था तो इंडिया में इनको प्राइस डाउन करनी थी, लेकिन नहीं करी इन्होंने, और इसको क्या किया, प्रॉफिट कमाया। तो गवर्नमेंट का फिर नजर बहुत तिरछी होती है कि तुम प्रॉफिट बना रहे हो, फिर हम क्यों ना बनाए। तो गवर्नमेंट चाहती तो ये कहती कि क्या करो, प्राइस डाउन करो, लेकिन गवर्नमेंट को जनता से ऐसा कोई विशेष मोह नहीं था। गवर्नमेंट भी क्या चाह रही थी, अपना खजाना बढ़ना, क्योंकि कोविड के कारण क्या होता, कोविड के कारण जो गवर्नमेंट की हालत खस्ता हो गई थी, गवर्नमेंट का जो खजाना था वो खाली हो गया था, तो गवर्नमेंट भी अपना खजाना भरना चाहती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, तुम भी कमाओ विंडफॉल, हम भी कमाए, तुम विंडफॉल पे हम टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हारा विंडफॉल भी कमा रहे हो उस पर हम टैक्स लगा देंगे। तो गवर्नमेंट ने जुलाई 2022 में क्या किया, विंडफॉल टैक्स लगा दिया। कैसे लगा भाई, जो पेट्रोल डीजल, पेट्रोल तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो 6 रुपए लीटर, 6 रुपए पर लीटर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं पेट्रोल पर, जितना भी तुम पेट्रोल बेचो लीटर में 6 रुपए हमको ला दो अलग से, बाकी टैक्स तो लगेंगे। आप फिर ये कंफ्यूज मत हो ना, बाकी जो टैक्स लगते हैं इंडिया में, जैसे कोई भी चीज के प्रोडक्शन में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो तो लगेगी, सेल्स पे सब वेट लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट ये विंडफॉल टैक्स मांग रही है। तो पेट्रोल पे 6 रुपए लीटर, डीजल पे 13 रुपए लीटर, डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से, तो 13 रुपए लीटर अलग से विंडफॉल टैक्स के नाम पर गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे 6 रुपए पर लीटर गवर्नमेंट ने इस तरह मांगा। ए विंडफॉल टैक्स इज ए लेवी इम्पोज ऑन गवर्नमेंट ऑन कंपनी दैट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम समथिंग दैट वर नॉट रिस्पांसिबल फॉर विंडफॉल। समझे बात को, कंपनी को किसी ऐसे कारण से फायदा हुआ जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं, उसने खुद ने कुछ नहीं किया, बस कुछ ऐसा घटना घटित हुई जिससे उसको खूब फायदा हुआ, तो उसको विंडफॉल कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे विंडफॉल पे टैक्स मांगेगी। अब ये दोस्तों क्या होता है, कभी ये टैक्स घटता है, कभी बढ़ता है, बार बार न्यूज आती रहती है कि पेट्रोल पे विंडफॉल टैक्स बढ़ा के 6 से 7 कर दिया, 5 कर दिया, 4 कर दिया, ये चलता रहता है, फिर साल भर से न्यूज आती रहती है। एक बार बेसिक कंसेप्ट हम समझ लिए, आज के बाद ये न्यूज आए तो उसको बिना पढ़े आप आगे बढ़ सकते हो।
तो ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा इशू थे यही समाप्त होते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।